बारिश में चाय और मैगी बेचने वाली गरीब नंद। भैया, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आपको उनके काम संभाल लेने चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी पार्टी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। तभी कविता आती है और अपने भाई से कहती है, भैया पिताजी की तबीयत बिगड़ रही है, चलो उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? भैया, माँ तो जा चुकी है हमें छोड़कर, अब हमारे पास पिताजी ही बचे हैं। सूरज उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपने पिता के लिए एम्बुलेंस को बुलाती हैं और अपने पिता को शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर साहब, जरा देखिए ना, ये हमारे पिताजी को क्या हो गया है। डॉक्टर शेखर को इमरजेंसी में ले जाते हैं, जहां उसका चेकअप होता है। कुछ ही देर में डॉक्टर कविता और संगीता के पास आकर कहते हैं, बस एक पैनिक अटैक था, कुछ देर में आपके पिता ठीक हो जाएंगे। शेखर ने अपना बिजनेस बहुत बड़ा किया हुआ था, वो बहुत अमीर था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे इस बात की बहुत टेंशन थी कि उसका बेटा कब उसका बिजनेस संभालेगा। ऐसे ही धीरे धीरे टेंशन लेने की वजह से एक दिन उसे बहुत बड़ा अटैक आता है और शेखर भगवान को प्यारा हो जाता है। ये सब क्या हो गया पिताजी? मुझे आपको समझना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी आपको नहीं समझा। ये सब मेरी वजह से हुआ है पिताजी। सूरज को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी गलती को सुधारने के लिए अपने पिता का बिजनेस संभाल लेता है, जिसके बाद वह बिजनेस को और बढ़ने के लिए अपने ही पार्टनर की बेटी पूर्वी से शादी कर लेता है, जिसके चलते उसे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता है। वहीं अमीर होने की वजह से पूर्वी का बर्ताव शुरू से ही अकड़ू और घमंडी जैसा था, जिसके चलते वह अपनी दोनों नंदों को कुछ भी नहीं समझती थी। सारा सारा दिन यहाँ बैठकर खाती रहती हो, तुम्हारे भैया कमाने जाते हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, तुम दोनों को फ्री फोकट का खाना हजम कैसे हो जाता है? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अब हम दोनों कहाँ जाएंगे इस घर के अलावा? मेरे पति का कमाया हुआ तो तुम्हें खाने नहीं दूंगी, इसलिए अपने शौक पूरे करने के लिए कमाना शुरू कर दो, वरना कल से खाना भी बंद कर दिया जाएगा तुम्हारा। ऐसा कहने के बाद पूर्वी वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। ऐसे ही उन्हें नौकरी ढूंढते ढूंढते कई दिन हो जाते हैं और इसी के चलते उनकी भाभी उन्हें खाना तक खाने के लिए नहीं देती। एक दिन सुबह से शाम हो जाती है और शाम को वापस आते समय अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो दोनों भीगते हुए घर पहुंचती हैं। तभी कविता की तबीयत खराब हो जाती है। अरे कविता, ये क्या? तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार हो रहा है। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऐसा कहते ही वो चक्कर खाकर गिर जाती है, जिसके चलते संगीता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो ना, कविता को क्या हो गया है, आप मेरी मदद करो, एम्बुलेंस को बुला दो। हाँ हाँ, बस यही रह गया है, तुम दोनों बहनों का ये सब ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी तुम दोनों? पूर्वी ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद संगीता किसी तरह अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। हॉस्पिटल में कविता की हालत देखते ही एक नर्स उसे स्ट्रेचर पर लिटा देती है और डॉक्टर के पास इमरजेंसी रूम में ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। इस पेशेंट ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। नर्स, आप इसके होश में आने के बाद इन्हें खाना खिलाकर दवाई दे देना। डॉक्टर ऐसा कहने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद नर्स संगीता से पूछती है, इन्होंने इतने दिनों से खाना तक नहीं खाया क्या? तुम लोगों ने इस लड़की को खाना नहीं दिया? नर्स जी, कई दिनों से हम दोनों बहनों ने ही खाना नहीं खाया। संगीता नर्स को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही नर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आजकल तुम्हें पता ही होगा, चाहे कोई कितनी भी उम्र का ही क्यों ना हो, वो मैगी जरूर खाता है। बच्चे बूढ़े सबको पसंद ही है मैगी, और बारिश के मौसम में सब चाय भी बहुत पीते हैं। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे देती हूँ, तुम दोनों अपना खुद का काम शुरू करो। आप हमें पैसे क्यों दे रही हो? हम ये पैसे कैसे लौटाएंगे? समझदारी से काम लो, जब तुम कमाना शुरू कर दोगी तब मुझे ये पैसे वापस दे देना। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो नर्स से पैसे ले लेती है और अपनी बहन के होश में आने के बाद वह दोनों बहनें एक बस स्टॉप के पास चूल्हा बनाकर उस पर मैगी और चाय बनाकर बेचने लगती हैं। लेकिन उनकी दुकान पर कोई ना आता। आओ आओ, गर्मा गर्म मैगी खाओ, स्वादिष्ट चाय पियो, चाय गरम, आओ भाई साहब। हे भगवान, इस बारिश में कोई भी यहाँ भीगते हुए मैगी या चाय नहीं पीने वाला, अब हम क्या करें?
हमारे पिताजी की दी हुई ये सोने की बालियां हमारे आज काम आएंगी। उन नर्स ने जो हमें पैसे दिए थे उनसे तो हम सामान ले आए और हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन अब हमें लोगों को सुविधा देने के लिए कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। वह दोनों बहनें अपनी बालियों को सुनार की दुकान पर बेच देती हैं और उन पैसों की मदद से वो दोनों प्लास्टिक की तिरपाल और बड़े 4 डंडे ले आती हैं, जिससे वह जुगाड़ करके टेंट की तरह लगा देती हैं और उसके नीचे अपनी मैगी और चाय की दुकान चलाने लगती हैं। प्लास्टिक की तिरपाल की मदद से पानी आना रुक जाता है, जिसके बाद बारिश में भीगने वाले लोग वहां शांति से चाय पीने आते हैं। अरे बेटी, जरा एक कप चाय तो पिलाना। जी बिल्कुल, अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और अगर आप कहें तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म मैगी भी बना देती हूँ। इस ठंडी ठंडी बारिश में आपको चाय के साथ मैगी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आपको एक बार मेरे कहने पर देखना चाहिए। कविता के कहने पर वो आदमी चाय के साथ साथ मैगी भी बनवा लेता है, जिसके बाद वह मैगी खाकर उनकी तारीफ शुरू कर देता है। वाह, क्या बात है, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट मैगी है। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मुकेश ऐसा कहने के बाद उन दोनों बहनों को उनकी कमाई के पैसे दे देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो खूब पैसे कमा लेती हैं और शाम को आकर अपनी भाभी को अपनी पहली कमाई के पैसे उनके हाथ में रख देती हैं। ओहो, ये सब क्या है? ये हमने पहली बार अपनी मेहनत से पैसा कमाया है। सो डिस्गस्टिंग। छी, इन्हें तुम पैसे बोलती हो? पूर्वी दोनों बहनों की बेइज्जती करती है और वहां से चली जाती है। इसी प्रकार वो दोनों बहन जो भी कमाती उन्हें अपनी भाभी को दे देती। चलो थोड़ा ही सही, कुछ तो कमाया तुमने। वो सारे पैसे ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देती, जिसके बाद अगले दिन वह उन पैसों को खर्च करने की सोचती है। मेरी निकम्मी नंदों ने मुझे आज पैसे दिए, अब तो मैं इन पैसों को शॉपिंग में उड़ा दूंगी। पूर्वी ऐसा सोचकर अपनी कार में बैठती है और शॉपिंग पर निकल जाती है, जहां उसे एक बस स्टॉप पर बहुत भीड़ नजर आती है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, जरा देखती हूँ। पूर्वी ऐसा सोचकर जब वहां देखती है तो उसे दुकान पर अपनी नंदे दिखाई पड़ती हैं। उनकी वो हालत देख पूर्वी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, ये तो मेरी नंद है। इसका मतलब ये दोनों मेरी बातों की वजह से यहाँ पर इतनी मेहनत कर रही हैं। ये मैंने सही नहीं किया। पूर्वी अपनी दोनों नंदों के पास जाती है और माफी मांगती है। अपनी भाभी को अपनी गलती का पछतावा होते देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं, जिसके चलते अब पूर्वी अपनी नंद को अपने घर वापस बुला लेती है। जिसके बाद पूर्वी अपने पिता से कुछ पैसे मांगती है और अपनी दोनों नंद की एक चाय और मैगी की बढ़िया शॉप खुलवा देती है, जिसको वह दोनों बहनें मेहनत और लगन से आगे बढ़ाती हैं और अब वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। बोलो अम्बे माता की जय। देवी मैया, मेरी बेटी की शादी में बहुत अड़चन आ रही है, अब तो कोई अच्छा रिश्ता भिजवा दीजिए आप। मैं गरीब और कितना संघर्ष करूंगा। दरअसल अरविंद एक गरीब पिता था, जिसने अपनी बेटी आरुषि को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। वैसे तो आरुषि बड़ी संस्कारी लड़की थी, लेकिन कद से वह बौनी थी, जिस वजह से कभी उसकी अच्छी लड़कियों से न दोस्ती हुई, न लोगों ने उसे सम्मान दिया। हमेशा हर वक्त मजाक उड़ाया। फिर बड़ी होने के बाद आरुषि की शादी में भी कठिनाई आने लगी और फिर दुर्गा माँ की कृपा से अरविंद के पास लाजो नाम की औरत के बेटे निशांत का रिश्ता आता है। अजी समधी जी, देखिए मेरा बेटा निशांत दिखने में बहुत अच्छा और कमाता भी अच्छा है। अब आप बताइए मेरे बेटे के लिए आप कितना दहेज दे सकते हैं? मेरा मतलब आप जानते हैं, आपकी बेटी बौनी है, आसानी से कोई शादी नहीं करता। लड़कियों से फिर भी मैं तैयार हूँ और ये सारी सुख सुविधा आपकी बेटी को ही मिलेगी। जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पर मेरे लिए दहेज जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कुछ अच्छा पाने के लिए खोना तो पड़ता है, और ये सब आपकी बेटी के लिए ही है। हम तो जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, या हम चले? अरे नहीं नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं दहेज दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए। नमस्ते ससुर जी, अब हम चलते हैं। जीते रहो बेटा।
फिर वो सब चले जाते हैं और नम आंखों से आरुषि कहती है, पिताजी आप मेरे दहेज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप जानते हैं ना दहेज देना और लेना दोनों गलत है। क्या हो गया अगर मैंने शादी नहीं की तो? आरुषि बेटी, ऐसे नहीं बोलती। तू कुछ जानती भी है, अगर जवान लड़की की शादी ना हो तो समाज कितना ताने देने लगता है। और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तेरे लिए दहेज भी देना पड़े तो मुझे मंजूर है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी। परिवार तो अच्छा है ना बेटा। भावुक होकर आरुषि अपने पिता के गले लग जाती है। अच्छा पिताजी, मैं शाम को आती हूँ, मुझे मेहंदी लगाने के लिए जाना है। ठीक है बेटा, पर तू कुछ खा तो ले। सारे दिन बस मेहंदी लगाती रहती है, कुछ खाती ही नहीं है। आप तो जानते हैं ना पिताजी, मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, जानता हूँ। फिर भी वैसे भी अब तेरी शादी के दिन ही कितने बचे हैं। अब तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। मुझे तेरे साथ वक्त भी तो गुजारना है। हाँ पिताजी। फिर दोनों बाप बेटी एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। तत्पश्चात आरुषि मेहंदी लगाने चली जाती है। अधिकतर लोगों को बौनी आरुषि के मेहंदी के डिजाइन काफी पसंद आते हैं और वो कुछ हद तक मशहूर थी। जितने भी उसे मेहंदी से पैसे मिलते थे, आधे पैसों को वो जोड़ती थी और आधे पैसों से वो घर का राशन ले आती थी। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर संतोष की मेहंदी लगा रही थी। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। वाह वाह ऋषि, तुम तो मेहंदी लगाने के साथ अच्छा भी गा लेती हो। हाँ, वो थोड़ा काम करते वक्त गुनगुनाना भी अच्छा लगता है। सही है, ये लो पैसे, अब मैं चलती हूँ। अच्छा आरुषि, अब मेरे मेहंदी लगा दो, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। ये सुनकर आरुषि उसके मेहंदी लगा देती है। कुछ दिनों बाद अरविंद अपनी बेटी की शादी के कामों में जुट जाता है और जैसे तैसे एक्स्ट्रा घंटे काम करके वो पैसे कमाता है और बैंक से बचे कुचे पैसों को अपनी बेटी की शादी में लगा देता है और समधियों के हाथ में पैसे रख देता है। फिर विदाई होने के बाद आरुषि अपने ससुराल में पहुंचती है, जहां सास लाजो मुंह सड़ाकर उसका गृह प्रवेश करती है। क्यों री, तेरे बाप ने बचपन में दूध दही नहीं खिलाया पिलाया जो गिट्टी सी रह गई है। जरा देख तो मेरे बेटे के आगे कितनी बच्ची लग रही है। माँ जी, पिताजी ने तो खूब खिलाया पिलाया है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। हाँ हाँ, बड़ाई। चल अंदर आ जा, अब बौनी कहेंगी, सब थक गए हैं, चाय बना कर ला। हाँ बहू, थोड़ा चाय में अदरक जरूर डाल देना। जी पापा जी। फिर आरुषि सबको चाय बनाकर पिला देती है। अगले दिन आरुषि देवी माँ की पूजा करके सर्वगुण संपन्न बहू की तरह घर के काम करने लगती है। जहाँ उसे रसोई में काम करने में थोड़ी कठिनाई आती है, पर वह स्टूल लगाकर काम कर लेती है, जिससे सास उसका बहुत मजाक उड़ाती है। वहीं निशांत भी कुछ खास अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था और फिर धीरे धीरे आरुषि को दहेज के इतने ताने दिए जाने लगे, साथ ही उसके पूजा पाठ से लाजो को काफी परेशानी होती थी। फिर एक दिन उसे घर से ही बाहर कर दिया। माँ जी, पापा जी, मुझे आप घर से बेघर क्यों कर रहे हैं? आखिर मुझसे गलती क्या हो गई? अरे तो पूरी की पूरी गलती है, बानी कहेंगी। और कौन सा तेरे बाप ने अच्छा खासा दहेज दिया है? तेरे दहेज के पैसे खत्म, अब तू यहाँ से निकल। मैं अपने बेटे की अच्छी अमीर लड़की से शादी करूंगी, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और लौट कर यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस बात से आरुषि को बहुत धक्का लगता है और वो इधर उधर भटकने लगती है। 2 दिन उसे बिना खाए पिए हो जाते हैं और वो मंदिर की सीढ़ियों पर लेट जाती है और फिर उसे एक खाली जगह मिलती है, जहां वो घास फूस और लकड़ी से बनाकर उस घर में रहती है और देवी मैया की मिट्टी से मूर्ति बनाकर स्थापित करती है। दुर्गा माता, मेरी प्रार्थना सुनो। ऐसी हालत में मैं पिताजी के पास नहीं जा सकती थी, अब आप ही मेरा सहारा हो। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। भूख लग रही है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बाहर जाकर कुछ देखती हूँ। आरुषि बाहर भटकती है, सिग्नल पर भीख मांगती है, जिससे उसे 40-50 रुपए मिल जाते हैं। सोच रही हूँ इन पैसों से लोगों के हाथों पर मेहंदी लगा दूं, क्योंकि मुझे तो बस
एक यही काम आता है, फिर इससे जो पैसे मिलेंगे मैं अपना पेट पाल लूंगी। फिर आरुषि मेहंदी लाने के बाद दुर्गा माता का नाम लेकर सिग्नल पर मेहंदी के लिए आवाज लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर कोई उसके बौनेपन के कारण उससे मेहंदी नहीं लगवाता, जिससे वो उल्टे पांव वापस आकर माता रानी के सामने रोती है। दुर्गा माता, मैं क्या करूं? मुझे जो पैसे मिले थे मैंने उससे कुछ भी नहीं खाया। अब मैं क्या करूं? मैं इतनी बौनी क्यों हूं? कोई मुझे पसंद नहीं करता, इसी कारण माँ जी ने मुझे घर से बेघर कर दिया। वो इतना कहती है कि उसके घर पर 5 औरतें आती हैं। सुनो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मेहंदी लगाती हो ना? क्या हम 5 के लगा दोगी? हाँ, वो क्या है ना, कब से हमने मेहंदी नहीं लगाई है। दुर्गा मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, आप आइए, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। फिर 2 घंटे में ही आरुषि 5 औरतों के मेहंदी लगा देती है और वो 5 दिव्य रोशनी में अपने असली रूप में आती हैं, जो कि 5 देवी थीं। पुत्री, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए भविष्य में तुम्हें अब कभी भी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ पुत्री, हम 5 तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी मेहंदी का काम बहुत मशहूर हो जाएगा और तुम अपने जीवन में सदा खुश रहोगी और कोई तुम्हें बौनी कहकर अपमानित नहीं कर पाएगा और हमारी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप 5 माता रानी मेरे घर पर साक्षात आई हैं और आपने मुझसे मेहंदी लगवाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। मेरी पुत्री इतनी तकलीफ में थी, मैं भला कैसे नहीं आती। हमारे चलने का समय हुआ। तथास्तु। इतना कहकर 5 माता रानी अदृश्य हो जाती हैं। फिर दुर्गा माता की कृपा से उसका मेहंदी का काम अच्छा चलने लगता है। दूर दूर से लोग उससे मेहंदी लगवाने आते हैं। वो एक मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट बन जाती है। फिर एक दिन उसके ससुराल वाले उसकी बड़ी बड़ी फोटो देखकर उसके पास आते हैं। बहू, मेरी बच्ची, मुझे पहचाना तूने? तेरी सास। बेटा मुझे माफ कर दे, तू तो बहुत बड़ी कलाकार बन गई, घर वापस आ जा। हाँ आरुषि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वापस आ जाओ। हाँ बहू, चलो ना। बिल्कुल भी नहीं। अब आप क्यों आए हैं? मैं तो बौनी हूँ ना। मेरे पिताजी ने कितनी मुश्किल से दहेज के लिए पैसा जुटाया और आपने मुझे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। इस तरह आरुषि अपने ससुराल वालों को दहेज लेने का सबक सिखाती है और दुर्गा माता की कृपा उस पर बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कभी दुखी मत होइए। और हाँ, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध होता है।